हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, उत्तर देने का प्रयत्न करें। जब इटली ने भारत की स्वतंत्रता की तिथि घोषित की तब वायसराय कौन था? आपको इसका उत्तर देना है। लॉर्ड बेवल थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या लॉर्ड इरविन थे, या लॉर्ड लिनलिथगो जी थे। जब इटली ने भारत की स्वतंत्रता की तिथि घोषित की तब वायसराय कौन था? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये लॉर्ड बेवल जी थे। नहीं, लॉर्ड बेवल के बारे में हम आपको पहले बताते हैं, फिर आपका उत्तर बताते हैं। जब इटली भारत की स्वतंत्रता की तिथि घोषित कर रहे थे, वायसराय लॉर्ड बेवल थे 1945 में। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जान लीजिए। इन्होंने सत्ता हस्तांतरण का काम किया है, भारत का साथ सत्ता हस्तांतरण का काम किया है। लॉर्ड इरविंग का गांधी जी के साथ समझौता होता है, दिल्ली समझौता। लॉर्ड लिनलिथगो जी 1940 में आते हैं। तो जब भारत के स्वतंत्रता की घोषणा प्रधानमंत्री इटली ने की थी तब वायसराय लॉर्ड बेवल जी थे। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देख लें। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, महात्मा गांधी का है, या मदन मोहन मालवीय का, या बाल गंगाधर तिलक का, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी का? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। जब कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, उसी अधिवेशन में 1916 में लखनऊ में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को निम्न में से किस वर्ष प्रतिपादित किया है? क्या ये 1920 में प्रतिपादित किए, या 1928 में, या 1940 में, या 1946 में? आप पहले तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन बोल रहे हैं, ना कि सीधी कार्यवाही के बारे में बोला जा रहा। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1940 में। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? यह 1925 में हुआ, या 1926 में, या 1927 में, या 1928 में? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? चलिए हम बताते हैं। ये अधिवेशन हुआ था भाई सन 1928 में। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1928 में हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किसे भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध या महावृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, या अब्दुल गफ्फार खां को, या एम.जी. रानाडे को, या मोरारजी देसाई को? भारत का महावृद्ध व्यक्ति किसे कहा जा रहा है? तो हम आपको बताते हैं, दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ से ही उसके सदस्य थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में और 1893 में और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की है। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत का महावृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है?
दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में से किसने सन 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहले तो ये आप समझ लीजिए 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। दूसरी बात ये समझ लें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अंबेडकर जी थे। अब आपको बताना है कि निम्न में से किसने 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया, या श्री राजगोपालाचारी ने भाग लिया, या महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, या मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। हम आपको बताते हैं 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसमें 86 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के प्रतिनिधियों में सर तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर जयकर, CY चिंतामणि, डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। साथ में आपको बता देते हैं मदन मोहन मालवीय जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस ऑप्शन में आपका मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन आपका डी सही होगा आपका उत्तर। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया। और लोगों की सूची में मैंने आपको पहले ही गिना दिया हूं कि कौन कौन लोग थे। तो तेज बहादुर सप्रू जी, श्रीनिवास शास्त्री जी, डॉक्टर जयकर, CY चिंतामणि और अंबेडकर जी थे, और मदन मोहन मालवीय तो आपके ऑप्शन में ही दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये अगस्त 1942 में हो रहा, या सितंबर 1942 में हो रहा, या अक्टूबर 1942 में हो रहा, या दिसंबर 1942 में हो रहा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हो रहा है? तो हम आपको बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अगस्त 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक होती है, और 8 अगस्त की तारीख को कांग्रेसी आपस में विचार विमर्श करते हैं कि अंग्रेज भारत को ऐसे नहीं आज़ादी देने वाले हैं। इन्होंने ये फैसला लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन हम चलाएंगे। ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चालू होता है। 8 अगस्त की रात ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये आंदोलन नेता विहीन आंदोलन था। इसमें कोई उच्च कोर्ट के नेता नहीं थे। उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया जी रेडियो प्रसारण कर रही थी। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू को शिमला में, राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में, इन नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। इस कारण हम कह सकते हैं ये आंदोलन नेता विहीन आंदोलन था। अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या गोपाल कृष्ण गोखले, या श्री राजगोपालाचारी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं तो गोखले जी महात्मा गांधी जी से कहते हैं कि 1 साल तक आपको आंख कान खुला रखना है पर मुंह बंद रखना है। वही काम महात्मा गांधी जी करते हैं। पहली बार मुंह लखनऊ अधिवेशन के बाद चंपारण में खोलते हैं और वहां पर इनको सफलता मिलती है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये JB कृपलानी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हम आपको बताते हैं 1946 के मेरठ अधिवेशन में 1946 के मेरठ अधिवेशन में
आचार्य जे.बी. कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया भाई। जे.बी. कृपलानी को मेरठ में 1940 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो स्वतंत्रता प्राप्त के समय तक अध्यक्ष बने रहे। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। 1948 जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को चुना गया था, पर स्वतंत्रता आपको मिल गई है 1947 में। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन ए सही होगा, जे.बी. कृपलानी जी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसने कहा था राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए। मदन मोहन मालवीय ने कहा, या गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा, या आचार्य विनोबा भावे ने कहा था? किसने कहा राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? तो ये कहने वाले हमारे महान आत्मा महात्मा गांधी जी थे। आपका प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? चलिए देखते हैं, ये सी.आर. एटली ने किया, या रमजे मैकडोनाल्ड ने, या स्टेफर्ड क्रिप्स ने, या लॉर्ड बेवेल ने? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की? उत्तर बताने का प्रयास करें। सी.आर. एटली, ये भाई भारत के प्रधानमंत्री थे भारत की स्वतंत्रता के समय। ये काम समझ गए। स्टेफर्ड क्रिप्स 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। लॉर्ड बेवेल, ये भारत के जब संविधान बन रहा था उस समय तक ये भारत के वायसराय थे। अब कौन बचते हैं? रमजे मैकडोनाल्ड। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा करने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड। आपका 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया? नमक सत्याग्रह के दौरान, या चोरी चौरा की घटना के समय, या सूरत की फूट के समय, या जलियांवाला बाग कांड के समय? तो हम आपको बताते हैं, नमक सत्याग्रह 1930 में हो रहा। 1930 में हो रहा भाई। चोरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, यही आपका सही उत्तर होगा। और सूरत की फूट दिया गया है। सूरत की फूट 1907 में कांग्रेस में सूरत की फूट पड़ गई थी। कांग्रेस की सूरत में बदल गई थी। और जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग कांड की घटना का वर्णन मिलता है। तो किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया? वो घटना था चौरी चौरा की घटना। यहाँ पे हमारे आंदोलनकारी भाई एक चौकी में आग लगा देते हैं, वहां पे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर जाते हैं और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए भाई। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की गई? कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की गई? सन 1885 में, या 1901 में, या 1906 में, या 1929 में? कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की गई? चलिए हम आपको बताते हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। कांग्रेस की स्थापना हो रही है 1885 में। चलिए आगे देखते हैं। सन 1901 ये अधिवेशन, कांग्रेस का ये अधिवेशन बनारस में हुआ था भाई। बनारस में हुआ था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाषण दिए थे, शामिल हुए थे 1901 में बनारस में। 1906, हाँ भाई ये वही सन है जब कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग की गई। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था और उसी के बाद स्वराज की मांग की जाती है। 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और 1929 दिया गया है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
तो कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की गई? सन 1906 में। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाइए। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? आपको बताना है कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था। संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना था क्या, या भारत का विभाजन करना था, या सत्ता हस्तांतरण के दौरान गवर्नर जनरल की सहायता करना था, या भारतीयों को सत्ता सौंपना था? 14 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना। आपका 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यह कथन किसका है? मैं एक ऐसा भारतीय टान हूं जिसका कार्य सभी सोते हुए को जगाना है ताकि वे जागृत होकर अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सकें। ये वाक्य एनी बेसेंट ने कहा था, या ए.ओ. ह्यूम ने, या C.F. एंड्रूज ने, या B.G. तिलक ने? चलिए भाई बताने का प्रयास करें, ये वाक्य किसने कहा था? चलिए भाई बताते रहे, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। एनी बेसेंट ने कहा, या ए.ओ. ह्यूम ने, या C.F. एंड्रूज ने, या B.G. तिलक ने? तो ऐसा बोलने वाले एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 15 नंबर 16। सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, सबने अवज्ञा आंदोलन 2 बार चालू हुआ था। 1930 में चालू होता है, 31 में गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वहां असफलता हाथ लगती है। वहां से वापस आने के बाद फिर सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जो जाकर 1934 में समाप्त होता है। तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 देख लें भाई। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन किया गया था? बंगाल, पहले तो समझ लीजिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। अब दूसरा, कौन सा आंदोलन चालू किया गया? खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और बंगाल विभाजन हो रहा है 1905 में, और स्वदेशी आंदोलन चल रहा है 1906 में। तो 1906 में बंगाल विभाजन की घटना के कारण स्वदेशी आंदोलन चलता है। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। बंगाल विभाजन 1906 में हो रहा, और उसी के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन 1906 में हो रहा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ जाइए। निम्न जोड़ों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो साइमन कमीशन 1927 में आया, सही। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, सही। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जिसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, 1930 में, सही। बेवेल प्लान 1945 में आ रहा भाई, 45 में, 1944 में नहीं। तो आपका ऑप्शन 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। लॉर्ड बेवल 1945 में आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 देखें। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। ये कथन किसने कहा भाई? लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होगी। ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा, या B.G. तिलक ने, या लाला लाजपत राय ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ऐसा वक्तव्य देने वाले थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत आया था, भारत के विषय में सिफारिश करना था उसको। साइमन कमीशन में सारे सदस्य श्वेत थे,
भारत के संबंध में विचार करना था, भारतीय कोई नहीं थे। इसी के खिलाफ में गो बैक के नारे लग रहे थे। लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे लाहौर में, और लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय ने यह वाक्य कहा था, और उसी के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखें, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 20, यह कथन किसका? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून के बदले आजादी की देने की बात हो रही भाई। यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या लाला लाजपत राय ने, या सुभाष चंद्र बोस, या मौलाना अबुल कलाम आजाद? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये वाक्य किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए भाई, ये तो हम आपको बताते हैं, ये कथन कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का कमांडर बनने के बाद वहां उपस्थित सैनिकों को कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाइए। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बी के कृष्ण मेनन को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या सुभाष चंद्र बोस को, या गोविंद वल्लभ पंत को? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत कई देशी रियासतों में बटा था, कई राज्यों में बटा था। स्वतंत्रता मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय मिलता है, और उसके तहत पूरे भारत को एक करने में जो भूमिका निभाई है, उसी के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका ऑप्शन 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। गांव स्थानीयता, अज्ञान, संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे। यह वाक्य किसने कहा है भाई? इस वाक्य के बारे में बताएं। गांव स्थानीयता, अज्ञान, संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे। ये कथन कहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद, या भीमराव अंबेडकर जी, या महात्मा गांधी जी? तो ऐसा वाक्य कहने वाले थे माननीय भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। ये गांधी जिन्ना थे, या गांधी एस.सी. बोस थे, या गांधी अंबेडकर जी थे, या गांधी नेहरू जी थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे गांधी और अंबेडकर जी। पूना समझौते पर गांधी और अंबेडकर जी हस्ताक्षर किए थे। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास जी, श्री राजगोपालाचारी जी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले गांधी जी और अंबेडकर जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखें और उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 348 में, या 358 में, या 368 में, या 378 में? तो हम आपको बताते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 में दी गई है। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाइए। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण
दिया गया, 30% स्थान आरक्षित किए गए। ये 54वां संविधान संशोधन था, या 64वां संविधान संशोधन, या 72वां संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन। तो ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षित सीट की गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी आपका सही होगा। 30% महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हो रहे हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। क्या इंगित करता है भाई? पंचायती राज की स्थापना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण भोजन की शुरुआत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की स्थापना। आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आ जाइए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 6 दिसंबर 1946, या 26 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1947, या 30 जनवरी 1948 को। तो पहले तो यह आप समझ लीजिए कि भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आपका 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो रही भाई। पहली बैठक संविधान सभा की हो रही है। और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल रही है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो रही है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। और फिर हम आपसे वही पुराना राग अलापते हैं कि आप अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को लोकप्रिय बनाएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डालते रहें। हिंदी भाषी क्षेत्र में कहीं भी पॉलिटिक्स से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो हम उसका संग्रह करके आपके सामने ला रहा हूं। बस आप वीडियो को लाइक करते रहें और इस चैनल को दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाएंगे जो आपको परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 28 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ये संप्रभु है, या धर्मनिरपेक्ष, या लोकतंत्रीय, या संघीय? हम आपको बताते हैं जब मेरा संविधान लागू हुआ था तो संप्रभु था, धर्मनिरपेक्ष था, लोकतंत्रीय था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी ही गलत होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? तो वो लिखित नहीं है संघीय। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ समापन करते हैं। धन्यवाद।